हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राखी है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 13 ऑफ द चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना। हम पढ़ने जा रहे हैं आज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जिसे कि शॉर्ट फॉर्म में VBT कहा जाता है। लास्ट पार्ट नंबर 12 में हमने किया है वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को बताती है, किस तरीके से एटम्स मॉलिक्यूल का निर्माण कर रहे हैं और किस फॉर्म में वो स्टेबल रह रहे हैं। वेस्पर थ्योरी को जब हमने पढ़ा, वेस्पर थ्योरी का फुल फॉर्म है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ये थ्योरी केवल वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात कर रही है। वैलेंस शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स, चाहे वो लोन पेयर हो चाहे बॉन्ड पेयर हो, लोन पेयर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स में जो रिपल्शन हो रहा है और वो रिपल्शन इस तरीके से एडजस्ट हो रहा है कि वो रिपल्शन मिनिमम हो, स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो। तो इस तरीके से मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को हमने लास्ट पार्ट में पढ़ा है। इस पार्ट में हम करने जा रहे हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की हिस्ट्री की बात की जाए तो इसमें हिटलर और लंदन 1927 में इसका इंट्रोडक्शन दिया। VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का इंट्रोडक्शन किसने दिया है? हिटलर और लंदन ने 1927 में। इसके बाद इस थ्योरी में और कुछ एडिशंस किए गए। वो एडिशंस किए पॉलिंग और शेल्टर ने 1931 में, उसमें और कुछ एडिशंस करके इस थ्योरी को पूर्ण रूप दिया गया। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ये थ्योरी बेस्ड है 4 पॉइंट्स पे, 4 मेन पॉइंट्स पे ये थ्योरी बेस्ड है। वो 4 मेन पॉइंट्स कौन कौन से हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल्स। सेकंड पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। थर्ड पॉइंट है ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स और फोर्थ पॉइंट है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट जो है एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये दोनों पॉइंट बेस्ड है बेसिक केमिकल बॉन्डिंग के। बेसिक केमिकल बॉन्डिंग में हमने इन दोनों को अच्छे से पढ़ा है। हमें इस पार्ट में फोकस करना है ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, किस तरीके से एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं, और हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कि उनमें किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। ये देखिए, लास्ट पार्ट में हमने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी को पढ़ा। जब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी यानी मॉलिक्यूल की आउटर मोस्ट शेल, वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके अकॉर्डिंग इस थ्योरी को पढ़ा गया। उसमें ऑर्बिटल्स की कोई बात नहीं की गई। SPDF ऑर्बिटल्स के बारे में वेस्पर थ्योरी में कोई बात नहीं की गई, जबकि VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ऑर्बिटल्स के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को देखा गया। तो स्टार्ट करते हैं। सपोज हमारे पास 2 एटम्स हैं। 2 एटम्स, अगर हमने हाइड्रोजन के 2 एटम्स लिए हैं, हाइड्रोजन हम इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि ये सबसे सिंपलेस्ट एटम है जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है। तो जब 2 हाइड्रोजन के एटम पास पास में आते हैं तो कौन कौन से फोर्सेस लगते हैं इस पे? तो देखिए, वैलेंस बॉन्ड ट्रीटमेंट फॉर H2 मॉलिक्यूल। H2 मॉलिक्यूल यानी H2 मीन्स 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं इसमें। जब 2 हाइड्रोजन के एटम्स HA और HB दोनों ही सेम है हाइड्रोजन के एटम्स, लेकिन हम इनको डिफरेंशिएट करने के लिए HA और HB नाम दे रहे हैं। जब हाइड्रोजन के 2 एटम्स पास पास में आते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, H2 मॉलिक्यूल बनाने के लिए, तो कौन कौन से फोर्सेस लगते हैं? इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लगता है और फोर्स ऑफ रिपल्शन भी लगता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किन के बीच लगेगा? न्यूक्लियाई ऑफ हाइड्रोजन नंबर A टू इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन A, इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन A और न्यूक्लियाई ऑफ हाइड्रोजन A, क्योंकि न्यूक्लियाई जो है हाइड्रोजन A का वो पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव है, तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। इसी तरीके से न्यूक्लियाई ऑफ हाइड्रोजन B और इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन B, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। दूसरी बात, जब ये पास पास में आएंगे, इन एटम्स को जब पास पास में लाया जाएगा तो इनके बीच में कौन कौन से अट्रैक्शन और लगेंगे? न्यूक्लियाई ऑफ हाइड्रोजन A इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन B को अट्रैक्ट करेगा और इसी तरीके से न्यूक्लियाई ऑफ हाइड्रोजन B इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन A को अट्रैक्ट करेगा। इस तरीके से ये 4 फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। न्यूक्लियाई ऑफ हाइड्रोजन A इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन A को अट्रैक्ट कर रहा है, इसी तरीके से न्यूक्लियाई ऑफ हाइड्रोजन B इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन B को अट्रैक्ट कर रहा है, न्यूक्लियाई ऑफ हाइड्रोजन A इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन B को अट्रैक्ट कर रहा है और इसी तरीके से न्यूक्लियाई ऑफ हाइड्रोजन B इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन A को अट्रैक्ट कर रहा है। ये 4 फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहे हैं ड्यू टू अपोजिट चार्ज। एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव न्यूक्लियाई और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो अट्रैक्शन है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है।
ये 4 टाइप्स का है। जबकि फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा सेम चार्जेस के बीच में, और सेम चार्जेस कहाँ कहाँ है? न्यूक्लियर ऑफ हाइड्रोजन ए, ये न्यूक्लियर ऑफ हाइड्रोजन ए और न्यूक्लियर ऑफ हाइड्रोजन बी दोनों ही पॉजिटिव हैं। जब ये एटम्स पास में आएंगे तो इन दोनों पॉजिटिव के बीच में रिपल्शन लगेगा। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन ए और इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन बी, इन दोनों के बीच में रिपल्शन होगा। यहाँ 2 टाइप्स ऑफ फोर्स ऑफ रिपल्शन है और 4 टाइप्स ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ फोर्सेस को नहीं काउंट किया जाएगा, यहाँ पे 2 और 4 नंबर को, यहाँ मैग्नीट्यूड काउंट होगा। मात्रात्मक रूप से कौन ज्यादा है ये देखना जरूरी है। बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए मैग्नीट्यूड को देखना जरूरी है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा तभी H और H दो एटम्स में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और H2 मॉलिक्यूल का निर्माण होगा। कंडीशन क्या होनी चाहिए? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ रिपल्शन। मैग्नीट्यूड में, हम नंबरिंग में नहीं बोल रहे हैं, मैग्नीट्यूड में जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, और इसका अपोजिट, अगर फोर्स ऑफ रिपल्शन इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। लुईस अप्रोच और वेस्पर थ्योरी दोनों ही बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंथैल्पी के बारे में नहीं बताती, जबकि वीबीटी में एनर्जी और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के बीच में जब ग्राफ देखा गया और देखा कि दो हाइड्रोजन के एटम्स इतने डिस्टेंस पर हैं जहां पर कोई तरीके का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं लग रहा है, धीरे धीरे ये एटम्स पास में आ रहे हैं। पास में आने पर एक कंडीशन ऐसी आती है जब इन दोनों एटम्स के बीच में बॉन्ड बनता है जस्ट उसी डिस्टेंस पे। वो डिस्टेंस क्या है? वो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है 74 पिकोमीटर। 74 पिकोमीटर पर दोनों ही एटम्स के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, और इस 74 पिकोमीटर लेंथ को बोला जाता है बॉन्ड लेंथ। इसे कहा जाता है बॉन्ड लेंथ कि 74 पिकोमीटर पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम है फोर्स ऑफ रिपल्शन से, और इस कंडीशन पे ये बॉन्ड लेंथ कहलाती है कि दो हाइड्रोजन के एटम्स मिलकर बॉन्डिंग कर रहे हैं और मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो जब देखा जाए कि 74 पिकोमीटर से और अधिक, अगर हम सपोज इन दोनों एटम्स को 74 पिकोमीटर से भी और अधिक नजदीक में लाएं, क्योंकि हम जानते हैं कि एटम का काफी सारा जो भाग है वो खाली होता है, रिक्त होता है, स्पेस है उसमें। तो अगर हम दोनों एटम्स को और अधिक क्रश करें अंदर की तरफ, तब क्या होगा? फोर्स ऑफ रिपल्शन मैक्सिमम हो जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, और बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, ये मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा। तो इस कंडीशन में कहा जा रहा है कि वही पॉइंट, देखा जाए तो टू द पॉइंट वही डिस्टेंस 74 पिकोमीटर फॉर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, सभी मॉलिक्यूल के लिए ये अलग अलग होगी। यहाँ पर 74 पिकोमीटर बात की जा रही है केवल और केवल हाइड्रोजन के दो एटम्स आ रहे हैं पास में। जब हाइड्रोजन के दो एटम्स पास में आ रहे हैं तो एक पॉइंट ऐसा है 74 पिकोमीटर पे कि दोनों मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है जहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम है। अब अगर देखा जाए कि वो एनर्जी जो इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, मतलब एक मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को डिसोसिएट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे कहा जा रहा है बॉन्ड एंथैल्पी। वो कितनी हो रही है? 435.8 किलो जूल पर मोल, क्योंकि हम एक मोल की बात कर रहे हैं। एक मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को डिसोसिएट करने के लिए जो एनर्जी लग रही है वो है 435.8 किलो जूल पर मोल, जिसे कहा जा रहा है बॉन्ड एंथैल्पी। समझ पा रहे हैं? तो बॉन्ड लेंथ है 74 पिकोमीटर्स, और फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल कहाँ पर? 74 पिकोमीटर्स पे मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो बॉन्ड लेंथ किससे समझाया? वीबीटी ने बॉन्ड लेंथ को समझाया और बॉन्ड एंथैल्पी को समझाया। तो बॉन्ड लेंथ हमें अच्छे से समझ में आ गया है। उसके बाद अगर हम बात करें बॉन्ड एंथैल्पी, या फिर हम कह सकते हैं एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन यानी टूट रहा है, वो बॉन्ड टूट रहा है, या फिर हम कह सकते हैं एटमाइजेशन, क्योंकि वो एटम में कन्वर्ट हो रहा है। वो कितना है? 435.8 किलो जूल पर मोल। ठीक है, फॉर हाइड्रोजन, केवल हम हाइड्रोजन की बात की जा रही है। ठीक है, तो उसमें 74 पिकोमीटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम है और फोर्स ऑफ रिपल्शन इस पर मिनिमम है। तो ये 74 पिकोमीटर बॉन्ड लेंथ है और 435.8 किलो जूल बॉन्ड एंथैल्पी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये देखिए थर्ड पॉइंट, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एंड फोर्थ पॉइंट है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो जब हम बात करें फोर्थ पॉइंट की,
तो ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स में दो एटम्स हैं, जब हम अभी तक हमने हाइड्रोजन एटम को ही सीखा है, तो हाइड्रोजन एटम को ही मान के चलें, जब ये हाइड्रोजन एटम पास में आ रहे हैं और ओवरलैप हो रहे हैं, इनमें कुछ जो आउटर मोस्ट शेल जो होते हैं वो ओवरलैपिंग करते हैं। जब ये आउटर मोस्ट शेल ओवरलैप करते हैं तो ये ओवरलैपिंग 3 टाइप्स की होती है। वो 3 टाइप्स कौन कौन सी है? एक है पॉजिटिव ओवरलैप, एक है नेगेटिव ओवरलैप, एक है जीरो ओवरलैप। तो पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो ओवरलैप। पॉजिटिव ओवरलैप क्या है? जो फिजिबल ओवरलैप है, जो डुएबल है या फिर जो पॉसिबल है, जब पॉसिबिलिटीज मैक्सिमम होती है तो वो पॉजिटिव ओवरलैप आता है। हम इसको और अभी अच्छे से इसको बोर्ड को रब करके अच्छे से समझाएंगे आपको। जब ये क्या है, बॉन्ड फॉर्मेशन कब होगा? जब पॉजिटिव ओवरलैप होगा। पॉजिटिव ओवरलैप होने पे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। नेगेटिव ओवरलैप होने पे जो कि नॉन फिजिबल है, नॉट पॉसिबल है, नॉट डुएबल है, उसमें बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। और थर्ड पॉइंट आता है जीरो ओवरलैप। जीरो ओवरलैप मीन्स आप मान के चलें कि जैसे कि ऑर्बिटल्स का स्ट्रक्चर इस तरीके से हो जाता है, मैं आपको डायग्राम शो करके अच्छे से बताऊंगी नेक्स्ट पार्ट में। तो ऑर्बिटल के स्ट्रक्चर इस तरीके से बन जाते हैं कि वो एक दूसरे से फिक्स नहीं हो पाते। तो उसमें जब बॉन्डिंग नहीं बनेगी वो ड्यू टू शेप है। शेप की वजह से, ऑर्बिटल्स के शेप की वजह से वो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं, तो उसे जीरो ओवरलैप कहा जाता है, क्योंकि शेप ऐसा हो जाता है कि वो ओवरलैप पॉसिबिलिटी उनकी जीरो हो जाती है। तो मिलते हैं बच्चों पार्ट नंबर 14 में, वीबीटी को कंटिन्यू करते हैं। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।